हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। तो पॉलिटिकल थ्योरी बच्चों हमने स्टार्ट किया है और लास्ट हमने जाना पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन में कि इसका मतलब है इसमें हम उन सभी वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी सोसाइटी को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को और जो हमारी लाइफ्स को वैल्यूज देते हैं और उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल आइडिया है, सोशल वैल्यूज है, इंडिविजुअल वैल्यू है, दैट इज फ्रीडम। सो आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता की, है ना। आज हम समझेंगे कि फ्रीडम जो है वह क्या है, क्यों है, व्हाट इज फ्रीडम, इसकी जो डेफिनेशन है, क्या वह एटिकेट है या फिर हमें इसका दायरा, इसका स्फीयर और भी बढ़ाने की जरूरत है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। सो बेसिकली लास्ट हमने क्या जाना था कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम उन आइडियाज और वैल्यू को एक तरीके से पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि वह क्या है, वह क्यों है, सोसाइटी में किस तरीके से उनका इंप्लीमेंटेशन किया गया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अपनाया है, कुछ कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स जो पर्टिकुलर थ्योरी के साथ जुड़े हुए, जैसे कि फ्रीडम। और हम एक्सप्रेशन की जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे किसकी, जॉन स्टुअर्ट मिल की। जब हम फ्रीडम की बात करेंगे तब हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला एंड आंग सान सू की, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स से उनके आइडियाज को समझने में हमें काफी हेल्प मिल जाती है। सो आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम की। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। कोशिश कीजिए कि कंटिन्यू जो है वह आप क्लास में रहें, कंटिन्यूटी के साथ वीडियोस देखते रहे, अपने नोट्स बनाते रहे, प्रिपेयर करते रहे, उसको रिवाइज करते रहे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नोट्स जो है वह शॉर्ट बन रहे हैं या कुछ ज्यादा ही उसमें कीवर्ड्स हैं, सो प्लीज अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा जो लाइन है वह स्टार्टिंग में बढ़ा लो, बाद में आप देखेंगे कि आप भी शॉर्ट तरीके से चीजों को लिखने लगे। देखो बेसिकली बच्चों, नोट्स जो आप बनाते हैं वह शॉर्ट में इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब एक तो आपके थोड़े से ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव बन जाते हैं कि आप उसका क्विक रिविजन जो है वह इजीली कर पाते हो, वरना अदरवाइज तो आप बुक उठाओगे सीधा रिवाइज के समय, फिर आप उसमें हैंग हो जाएगा दिमाग कि अब क्या पढ़े क्या छोड़ दे, है ना। तो इसलिए क्या करो कि, और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी एक अच्छा तरीका होता है नोट्स मेकिंग करना। और आप जब शॉर्ट में लिखते हो ना तो आप अपनी बात को कम शब्दों में कहना सीखते हैं, और ये प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं 6-8 महीने तो आप एक ट्रेंड हो जाते हैं बेसिकली अपनी बात को कम शब्दों में कहने, जो कि आपके मेंस के लिए बहुत यूजफुल स्किल है। चलो आओ, सो हम पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और आज हम बात करेंगे फ्रीडम की। ठीक है, फ्रीडम को लेकर हम सभी के अलग अलग बहुत आइडियाज हो सकते हैं, बहुत ओपिनियंस हो सकते हैं, अलग अलग थ्योरी हो सकती है, अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती है। मेरे हिसाब से फ्रीडम कुछ और हो सकती है, आपके अकॉर्डिंगली फ्रीडम कुछ और हो सकती है ना। हो सकता है आप जिसे फ्रीडम कह रहे हो या मैं जिसे फ्रीडम कह रही हूं वो सच में फ्रीडम नहीं है, वो उसकी एटिकेट डेफिनेशन नहीं है, एटिकेट मीनिंग और भाव नहीं है जो हम कह रहे हैं। मे बी इट्स पॉसिबल ना कि जो फ्रीडम की डेफिनेशन हम समझ रहे हैं वो ना हो। इसलिए अगर हम इसके कुछ डायमेंशंस को समझें कि क्या केवल फ्रीडम एक इंपॉर्टेंट, एक ऐसी वैल्यू है, एक सोशल वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है, हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, तब इसको एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी डायमेंशन से, नॉट ओनली वन डायमेंशन। सो ऐसे ही देखो, कहते हैं कि समय के साथ साथ एक ऐसा आदर्श रहा स्वतंत्रता जिसके लिए लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, सो आखिर व्हाट इज दिस फ्रीडम फॉर विच पीपल हैव बीन विलिंग टू सैक्रिफाइस एंड डाई, मरने तक के लिए तैयार हो गए, अपनी पूरी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। नेल्सन मंडेला की बात करें, 26-28 ईयर के आसपास जो है वह जेल में रहे, क्यों, केवल फ्रीडम के लिए। तो यहां पर क्या है बच्चों, देखो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे आते हैं नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की बात करते हैं। द आइडल ऑफ फ्रीडम, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता का जो आदर्श है आखिर वो है क्या। सेकंड हम बात करेंगे व्हाट इज फ्रीडम, और यहां पर गांधी जी के स्वराज को भी समझ लेंगे। द सोर्स ऑफ कांस्टेंट, द सोर्स ऑफ कांस्टेंट, यानी अगर आपकी स्वतंत्रता पर फ्रीडम लगाई पर कांस्टेंट प्रतिबंध लगाए जाए तो वो प्रतिबंध क्या हो, वो कितने एटिकेट है, वो कितने रीजनेबल है। अगर आपने कहा कि फ्रीडम वही है, फ्रीडम का मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी तरह के जो एक्सटर्नल कांस्टेंट से बाहरी प्रतिबंध है उसका अभाव ही स्वतंत्रता है। अगर आपने ये कहा तो ये भी तो बताओ कि अगर
किसी तरह के कॉन्स्टेंट लगाए जा रहे हैं तो उसका सोर्स क्या हो, और क्या वह एटिकेट है, क्या वह रीजनल है या अनरीजनेबल, उसको इंपोज किया जा रहा है, उसको भी एग्जामिन करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट, वाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट। जॉन स्टुअर्ट मिल बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जो है वह उसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं हम उसको 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे हो सकते हैं जो कि सेल्फ रिगार्डिंग हो, दूसरे ऐसे काम जो कि अदर रिगार्डिंग हो, मतलब जिसका इंपैक्ट और इफेक्ट अदर्स पर आए। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ दिस इज माई ओन बिजनेस या दिस इज कप ऑफ माई टी। अगर मुझे अपने पसंद के कपड़े पहनने हैं, अगर मुझे अपने पसंद से कोई बुक रीडिंग करनी है, पढ़ना है, कोई ऑक्यूपेशन चूज करना है, तो वो चीज आप कह सकते हो कि नहीं इसका प्रभाव तो केवल मुझ पे पड़ रहा है, इसमें तो मुझे किसी तरह के कॉन्स्टेंट नहीं चाहिए। बट हाँ अगर इस तरह का कोई व्यक्ति ऐसा काम करे कि वह पूरी जो सोसाइटी उसमें दंगे भड़का दे, कोई हेट स्पीच करे, दूसरों को भड़का दे, तब उसके लिए कांस्टेंट होना चाहिए। और ये जो है ये फिट है कि आप इस पर लीगल कांस्टेंट लगाएं, फिट केस होगा, है ना। सो क्यों हमें आवश्यकता है, और इसमें हम जॉन स्टुअर्ट मिल का हार्म प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हार्म प्रिंसिपल का मतलब है कि जब आप किसी की स्वतंत्रता, आप किसी की फ्रीडम, अगर एक सिविलाइज सोसाइटी है, उसका सिविलाइज पर्सन है, और आप उसके फ्रीडम पर अगर कांस्टेंट कहीं लगा रहे हैं, कहीं प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो उसका जो उद्देश्य, उसका लक्ष्य होना चाहिए सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद को बचाने के लिए। और अगर सोसाइटी और गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, किसी दूसरे को प्रिवेंट करना, हार्म से, किसी दूसरे को हानि से बचाना, है ना। सो ये हार्म प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे, और इसमें हम सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग की भी बात करते हैं, ठीक है। हार्म प्रिंसिपल्स में ही हम 2 और इसमें इसको समझने के लिए सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, स्वसंबद्ध पर संबद्ध, सेल्फ रिगार्डिंग मतलब स्वसंबद्ध, अदर रिगार्डिंग पर संबद्ध। इसको पढ़ेंगे। लास्ट अब बात करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टीज की, और लास्ट है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्यों आखिर हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो जरूरी है, क्यों है। सो यहां पर जॉन स्टुअर्ट जो मिल है वो इसके 4 रीजंस बताते हैं कि आखिर क्यों। अगर आपको कभी लिखना हो कि आर्टिकल 19 में हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वह दिया गया है, तो वह क्यों जरूरी है एक सोसाइटी के लिए, वह क्यों जरूरी है अदर ओपिनियंस और बाकी पॉइंट ऑफ व्यूज को देखने के लिए, उसकी भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन जो है वह इसमें किया गया है। क्लियर, चलो शुरू करते हैं। और यहां पर हम आते हैं सबसे पहले 2 जो महापुरुष है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो देखो, अगर हम सामान्य भाषा में कहें कि जो आपने चारों तरफ के स्ट्रगल हमने देखे वर्ल्ड में, जो देशों ने स्वतंत्रता संघर्ष किए, फ्रीडम, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक फ्री, एक स्वतंत्र होने का भाव था, है ना। सो ये डिजायर थी कि हमें कोई और कंट्रोल ना करे, हम अपनी लाइफ को, हम अपनी डेस्टिनीज को खुद से कंट्रोल कर पाए, हम उसी अनुसार चल पाए, हम अपने जो रचनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, जो हमारी प्रतिभा है, टैलेंट है, हम उसको डेवलप कर पाए, है ना। इस पर किसी का एक्सटर्नल जो कंट्रोल है वह ना हो, तो ये आपके लिए बेसिकली स्वतंत्रता के कुछ मायने हो गए, ठीक है। अब देखो, ऐसे में द आइडियल ऑफ फ्रीडम की जब हम बात करेंगे, द आइडियल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के आदर्श की, तो इसमें नेल्सन मंडेला जो है, इनकी ऑटोबायोग्राफी, नेल्सन मंडेला की बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दिख रहा है, यहां पे फिर से लिख देती हूं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। ये क्या था बच्चों, इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसमें इन्होंने बताया, इसमें इन्होंने अपने उन संघर्षों के बारे में बताया कि किस तरीके से जो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड लॉ से गवर्न हो रहा था, रंगभेद के आधार पर अपार्थाइड लॉ, मतलब इसमें व्हाइट और नॉन व्हाइट के बीच में एक तरह से जो सेग्रीगेशन है फैसिलिटीज में वह किया गया था। 20%, 25% जो व्हाइट लोग हैं, जो कि वहां के मूल निवासी भी नहीं थे, वो क्या कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे, और नॉन व्हाइट्स के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था।
इसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए 28 साल जो है नेल्सन मंडेला जेल में रहे। ठीक है, सो यहां पर अपार्थाइड लॉ के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने लंबी फाइट की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस और सारी चीजें हैं उनको शेयर किया। सो टॉक अबाउट हिज पर्सनल स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड लॉ एंड 28 ईयर ऑफ हिज लाइफ इन जेल। सो ये इनकी बात हो गई। अब सेकेंड हम बात करें, गांधी जी के जो अहिंसा का सिद्धांत है उससे बड़ी प्रभावित थी आंग सान सू की, म्यांमार की, है ना। सो इनकी बुक की बात करें, फ्रीडम फॉर फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, है ना, मतलब डर से स्वतंत्रता। इन्होंने कहा कि अगर आप डर के जी रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। सो ये कहती है शी सेज फॉर मी फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम फॉर फियर एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। अगर आप डर में जी रहे हैं, आप एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी रहे, जब तक आप इस डर से आजाद नहीं हो सकते तब तक आप स्वतंत्र नहीं है। सो इन्होंने क्या कहा कि फॉर मी रियल फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अनलेस यू कैन लिव फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, है ना। सो यहां पर इस आइडियल को अपनाया और हमने इन दो लोगों की चर्चा की। आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट हमें देखना है कि व्हाट इज फ्रीडम। आखिर ये जो फ्रीडम है वह है क्या, है ना। आखिर ये जो फ्रीडम है वह है क्या। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, व्हाट इज फ्रीडम। व्हाट इज फ्रीडम। व्हाट इज फ्रीडम। देखो, सामान्य रूप से अगर जनरल वे में हम देखें कि फ्रीडम का मतलब हम ये समझते थे कि मैं फ्री हूं, इसका मतलब मुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, एब्सेंस एनी कांस्टेंट, है ना। क्या समझा हमने। तो यहां पे देखो बच्चों, फ्रीडम को लेकर कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं। व्हाट इज फ्रीडम। क्या फ्रीडम का मतलब ये है एब्सेंस फ्रॉम या एब्सेंस एनी कांस्टेंट। फ्रीडम का मतलब क्या ये है, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। क्या ये फ्रीडम है। सोचा जा सकता है ना, सिंपल भाषा में हम कहें व्हाट इज फ्रीडम। सो ये क्वेश्चन क्या है, एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट, एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट, है ना। एंड जनरली हम कहेंगे कि ये जो है किसी भी इंडिविजुअल पर कोई एक्सटर्नल जो कांस्टेंट है, किसी भी व्यक्ति पर कोई भी जो इंडिविजुअल है वह फ्री है ना। इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, इस इंडिविजुअल पर किसी भी बाहरी प्रतिबंध का ना होना, ये हमने एक जनरल बात समझी। सबसे पहले एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स, है ना, इसका एब्सेंट होना। देखो, सबसे पहले जब हम अपनी बात शुरू करते हैं तो एक सामान्य तरीके से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे जाके इसमें और कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसके कुछ आंसर्स देखेंगे, तब हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। और पॉलिटिकल आइडियाज जो भी हमारे हैं उसके बारे में एक तरीके से ये समझना कि क्या वे सही है, जैसे कि हम स्वतंत्रता फ्रीडम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रीडम क्या है, क्या सही है, इस पर अगर हम किसी तरह के कोई लिमिट सेट कर रहे हैं, और लिमिट सेट कौन करेगा, कहां तक लिमिट सेट करेगा, ये इस बात को हमें समझना है ना। सो हम एक एक करके ये क्वेश्चंस देखते जाएंगे और इस क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते जाएंगे। सो यहां पर हमने क्या देखा कि जो फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल कांस्टेंट ऑन द इंडिविजुअल्स आर एब्सेंट। ठीक है, तब हम इसको कहेंगे। एंड बेसिकली ये जो इंडिविजुअल है बच्चों, एबल टू इंडिपेंडेंट डिस्कशन डिसीजन, एबल टू इंडिपेंडेंट, एक जो व्यक्ति है वो बिना दूसरे पर डिपेंडेंट हुए इंडिपेंडेंट जो है वह डिसीजन ले पाए, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए, है ना। एंड अपने स्वायत्त तरीके से जो ऑटोनोमस वे है उससे वह एक्ट कर पाए, बिहेव कर पाए।
act in an autonomous way. ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट, ये वर्ड्स आखिर है क्या? ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट। देखो, सो बेसिकली अगर हम इन दोनों वर्ड्स की बात करें, इसका अर्थ देखो, इसका मीन होगा मीन नॉट सब्जेक्ट टू रूल, नॉट सब्जेक्ट टू द रूल और कंट्रोल, टू द रूल और कंट्रोल ऑफ एनदर, है ना। सो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये जो विषय है वह किसी और के शासन या हस्तक्षेप करने के नहीं है। सो ये इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस हो गया। इसका मतलब एक व्यक्ति जो है जिस पर कि कोई एक्सटर्नल जो कॉन्स्टेंट्स है वह ना हो और इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके और ऑटोनोमस वे से जो है वह एक्ट कर सके, इसे हम कहेंगे। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट, क्या केवल यही फ्रीडम है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने, वही मैंने आपसे कहा कि हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे, उसका आंसर देखते जाएंगे। तो यहां पर हमने हमारा पूरा जोर किस बात पे रहा कि बस किसी भी तरह से जो कांस्टेंट है बस वो एब्सेंट है, ठीक है। अब सो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सेंस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट is only one dimensions, is only one dimensions, is only one dimension of freedom। ये केवल इसका एक डायमेंशन है फ्रीडम का, कि आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक तरह से ये हो गया कि हाँ, आपके साथ कुछ नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी तो नहीं हो रहा। अब इस पॉजिटिव के लिए भी इसमें डेफिनेशन में कुछ चीजों को ऐड करना पड़ेगा। So absence of constraint is only one dimension, is only one dimension of freedom, because of freedom is also about expanding the ability of people and freely express themselves। तो यहां पर लोगों की जो क्रिएटिविटी है, लोगों की जो रचनात्मकता है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो एक्सप्रेशन है, उसको भी वह फ्रीली तरीके से जो है वह एक्सप्रेस कर पाए, ये भी इसका डायमेंशन है। सो ये एब्सेंस ऑन कांस्टेंट की बात करें, सो इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम, बिकॉज ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट expanding the ability of people, expanding the ability of people to freely express, themselves and develop their potential, अपनी क्षमताओं का वो विकास कर पाए, है ना, and develop their potential। सो ना केवल उन पर कॉन्स्टेंट्स हो, केवल प्रतिबंधों का ना होना एक आयाम है, बल्कि वह अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं का विस्तार कर सके, खुद को अभिव्यक्त कर सके, वो भी फ्रीली तरीके से। ये भी फ्रीडम का एक हिस्सा है, ठीक है। ये भी क्या होगा? फ्रीडम का एक हिस्सा। सो फ्रीडम का एक इंट्रोडक्शन तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखो इसके आगे चलते हैं और कुछ और बातों को समझते हैं। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो मैं ये कहूंगी बच्चों साथ साथ लिख लिया करो, है ना। जब आप साथ में नोट करते हैं तब क्लास को आप ज्यादा समझ रहे होते हैं, और जब क्लास खत्म होती है तब आपके पास आपका एक नोट होता है, जिसमें कि आपको केवल ये नहीं है कि नहीं बस मुझे केवल अब बुक देखनी है ना। आपके पास नोट होता है, शॉर्ट नोट होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे आप पूरा जो वो चैप्टर है उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नोट्स की बस यही भूमिका है। सो आगे देखो, नेक्स्ट हम कहेंगे कि एक फ्री सोसाइटी क्या हो सकती है। नेक्स्ट इसमें हम कहेंगे एक स्वतंत्र समाज क्या होता है। एक फ्री सोसाइटी, स्वतंत्र समाज। स्वतंत्र समाज, फ्री सोसाइटी वह होगी विच इनेबल ऑल इट्स मेंबर
which enable all its members to develop their potential with the minimum of social constraints, with the minimum of social constraint। तो देखो बच्चों, इसमें यह कहा कि न्यूनतम मतलब एक स्वतंत्र समाज वो हो सकता है जिसमें किसी व्यक्ति का जो विकास है वह होता रहे, वह अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाए, लेकिन उस पर न्यूनतम सामाजिक प्रतिबंध हो। क्या तो स्वतंत्र समाज क्या है? स्वतंत्र समाज क्या है कि यहां पर लोग अपना खुद को क्षमताओं का विस्तार कर सके, तो क्षमता को बढ़ा सके, लोग पोटेंशियल को बढ़ा सके, क्षमता विस्तार है ना, योग्यता विस्तार प्लस न्यूनतम प्रतिबंध तो हो, बट फ्री सोसाइटी में ये थोड़ी कहा कि नहीं एब्सेंस है, न्यूनतम प्रतिबंध तो है ना। तो स्वतंत्र समाज क्या है कि न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ व्यक्ति के विकास जो है उसमें सहायता करेगा। ये स्वतंत्र समाज हो गया। अब देखो आगे हम इसमें कुछ और पॉइंट्स को समझेंगे, जैसे कि अब यहां पर हमने कहा कि ये मिनिमम कांस्टेंट होने चाहिए, है ना। अब ये कांस्टेंट जस्टिफिएबल है नहीं है, ये सही है या फिर नहीं है, ये भी इसमें एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि मिनिमम ऑफ सोशल कांस्टेंट हो, सामाजिक प्रतिबंध हो, बिकॉज ऑफ नो इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी कैन होप टू एंजॉय टोटल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कांस्टेंट और रेस्ट्रिक्शंस। ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं हो सकती। क्या ऐसी कोई सोसाइटी हो सकती है जहां कोई प्रतिबंध ना हो? अगर सब व्यक्ति स्वतंत्र, तब तो आपके घर में आके कोई भी चोरी कर ले जाए, नहीं, वो स्वतंत्र है इस चोरी करने के लिए। तो अगर मान लो किसी समाज को हम ऐसा छोड़ दें, किसी भी तरह के कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, तब हमारी फ्रीडम कहां जाएगी? तो कहा जाता है कि यहां पे कोई भी हम ऐसे समाज की उम्मीद नहीं कर सकते जहां पर किसी भी तरह का प्रतिबंध ना हो, है ना। ये आपको यहां पे याद रखना है। सो नो, कोई भी व्यक्ति, कहा भी जाता है कि जो मनुष्य है वह सामाजिक प्राणी है ना, सोशल एनिमल है। क्यों कहा जा रहा? केवल मनुष्य जो है वैसी सोसाइटी में केवल फ्री है, सोसाइटी के बाहर फ्री नहीं है। आप सोचे कि आप कोई ऐसी जगह पर चले जाए जहां पर सोसाइटी ना हो, ठीक है, आप हैं, या फिर वहां पे कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तब वहां पे आप सोचे कि नहीं मैं तो फ्री हूं, तब आप फ्री बिल्कुल भी नहीं है, तब आप फ्री नहीं है। सो यहां पर केवल हम कह सकते हैं एक सभ्य समाज में, है ना, एक सिविलाइज सोसाइटी में ही व्यक्ति कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ फ्री रह सकता है। आपका एग्जिस्टेंस ऐसी सोसाइटी में नहीं हो, या फिर ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट शायद नहीं कर पाएगी जिसमें किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस ना हो। तो यहां पर अगला क्वेश्चन क्या उठता है यहां से कि विच सोशल कॉन्स्टेंट आर जस्टिफाई एंड विच आर नॉट। क्वेश्चन क्या है? विच सोशल constants are justify। अब ये नहीं कि अनावश्यक प्रतिबंध लगा दिए, जस्टिफाई है ना, और विच इज नॉट, ये क्वेश्चन हो गया, एंड विच आर नॉट, ठीक है। तो यहां पे हमें यह देखना है कि अब जो कौन से ऐसे प्रतिबंध हैं, सो इसको समझने के लिए हमें जरूरत है, नीड टू लुक, कि हम सोसाइटी, कम्युनिटी, नेशनल, ठीक है, नेशन, इन सबके बीच का एक जो रिलेशनशिप है उसको एग्जामिन कर ले। सो विच सोसाइटी, विच सोशल कॉन्स्टेंट आर जस्टिफाई और विच आर नॉट। सो बेसिकली हमें इसको समझने के लिए टू अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन एंड नीड टू लुक एंड एग्जामिन and need to look relationship between
इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, नेशन, कम्युनिटी, तो इन सभी के बीच का बच्चों एक रिलेशनशिप जो है, जब हम इसको ठीक तरीके से एग्जामिन कर लेंगे, इसको देख लेंगे, परख लेंगे, तभी हम वी वुड नीड टू डिटरमाइन विच फीचर आर डिजायरेबल एंड विच आर नॉट। तो इस रिलेशनशिप को समझने के बाद, इस रिलेशनशिप को समझने के बाद ही हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे, हम ये तय कर पाएंगे, निर्धारित कर पाएंगे कि कौन से जो कांस्टेंट है वह जस्टिफाई है और कौन से कांस्टेंट जो है वह यूजलेस है, उसको नहीं लगाया जाना चाहिए, अननेसेसरली है ना। सो विच शुड बी रिमूव्ड एंड विच शुड नॉट, इस बात का डिसीजन इस आधार पर होगा। सो बेसिकली जब हमने रिलेशनशिप और इस सबको समझ लिया, ठीक है, उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, लास्ट पॉइंट है ये इसका, वी वुड नीड टू डिटरमाइन, we would need to determine, तय करना या निर्धारित करना, we would need to determine which feature are desirable or which are not, ठीक है, विच फीचर आर डिजायरेबल एंड विच आर नॉट। हम इस बात को तभी समझ पाएंगे जब हम एग्जामिन कर लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, कम्युनिटी, सोसाइटी एंड नेशन, ठीक है। सो यहां पर हमने देखा विच शुड बी रिमूव्ड एंड विच शुड नॉट, इसका डिसीजन इसी बात के आधार पर होगा। और लास्ट हम यहां पे देखेंगे कि एक फ्री सोसाइटी वही होती है जिसमें व्यक्ति अपना जो विकास है वह ठीक तरीके से कर ले और उस पर मिनिमम जो सोशल कॉन्स्टेंट है वह लगाए जाए, ठीक है। और कॉन्स्टेंट लगाने के लिए हमें इस बात को एग्जामिन कर लेना है कि जो संबंध है वह क्या है, रिलेशनशिप जो है वह क्या है, क्लियर। तो यहां पर हमने बात की व्हाट इज फ्रीडम, है ना, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट की बात की, लेकिन ये केवल वन डायमेंशन है, एक्सपेंडिंग द एबिलिटी एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये इसका पूरा डायमेंशन हम कह सकते हैं। सो एक फ्री सोसाइटी वही हो सकती है जहां पे हम मिनिमम सोशल कॉन्सेप्ट के साथ व्यक्ति को अपना जो पोटेंशियल है वह डेवलप करने का अधिकार दें, क्लियर। चलिए, सो व्हाट इज फ्रीडम एंड आइडिया इज कंप्लीट एंड द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट की हम बात करते हैं, द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है, द सोर्स ऑफ कांस्टेंट की हम बात करेंगे। देखो बेसिकली हम कहते हैं कि सोर्स क्या हो, जब हम ये समझ गए कि ठीक है हमें क्या क्या कांस्टेंट लगाने हैं, क्या प्रतिबंध लगाने हैं, क्या नहीं लगाने हैं, उसके बाद सोर्स क्या होगा। क्या कोई व्यक्ति आकर लगा देगा हम पर इस तरह के प्रतिबंध की नहीं ये नहीं करो, और हम उसकी बात क्यों मानेंगे, कितने रिलायबल होगा उसका थॉट, उसका आइडिया हमारे लिए। तो यहां पर देखो कि हम देखते हैं कि जब हम द सोर्स ऑफ कांस्टेंट की बात करेंगे, प्रतिबंधों की बात करेंगे, सो इसमें हमें देखना है कि सोर्स ऑफ कांस्टेंट, है ना, स्रोत क्या हो प्रतिबंधों का, कहां से आएंगे ये, सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो है वह क्या हो, ठीक है। अब देखो पहली बात तो इसमें यह है कि क्या हम पर कोई जो बाहरी शक्ति के, चाइना या फिर बाकी अगर हम अपने देशों की बात करें जो हमारे पड़ोसी देश है, नेबर्स है, क्या वो हम पर प्रतिबंध लगा देंगे, क्या कौन सी सोसाइटी हम पर प्रतिबंध लगाएगी और कौन से प्रतिबंध लगाएगी, इसको समझने के लिए इसका बेसिकली सोर्स क्या हो, है ना। सो मे कम फ्रॉम डोमिनेशन, ये एक तो ऐसे आ सकते हैं, मे बी कम किसी का वर्चस्व, डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। किसी देश ने, मान लीजिए कोई बाहरी देश ने नियंत्रण कर लिया, तब वो डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स वो डेफिनेटली कर सकता है, एक ये सोर्स हो सकता है इसका। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेसिकली हम उन सोर्स को ज्यादा मानेंगे, सम रिस्ट्रिक्शंस दे मे बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू लॉ। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा,
कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो कि गवर्नमेंट इंपोज करे, और गवर्नमेंट कैसे, बाय लॉ, है ना, गवर्नमेंट जो है थ्रू लॉ। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने भी कोई भी नीति बना दी, तो गवर्नमेंट अगर नियम बनाकर विधि के द्वारा हम पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, कॉन्स्टेंट लगाएगी, तब हम इसको वैलिड मानेंगे। सो यहां पर सम रिस्ट्रिक्शंस दे मे बी इंपोज बाय गवर्नमेंट थ्रू लॉ, सरकार के द्वारा अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं सो, है ना। अब देखो डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि जो पीपल्स है वह कंट्रोल करते हैं रूलर्स को, और अगर इस तरह का कोई गलत रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है तो उसका विरोध भी करते हैं, उसके अगेंस्ट भी जाते हैं। देखो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये तो प्रतिबंधों का एक सोर्स हो गया कि या तो किसी के डोमिनेशन या फिर एक्सटर्नल कंट्रोल से लग गया, या गवर्नमेंट के द्वारा लगा दिया गया, है ना, लॉ के द्वारा। अब एक और प्रतिबंध हो सकता है, जैसे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे जाओ, अभी भी ऐसा नहीं कि कोई इंडिया से कास्ट खत्म हो चुका है। कास्ट इनइक्वालिटी की बात करूं, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब है कास्ट इनइक्वालिटीज से फ्रीडम, ठीक है। जो आप जेंडर इनइक्वालिटीज देखते हैं अपॉर्चुनिटीज को लेकर, उससे फ्री हो जाना, वो सही फ्रीडम है। तो यहां पर एक तो गवर्नमेंट इंपोज करे, और दूसरा जो हमें समाज में जनरली देखने को मिलती है, ये कौन सा है, सोशल इनइक्वालिटीज, ये हम पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जैसे कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज की बात करें, ठीक है, तो आप कहे कि नहीं मैं तो फ्री हूं, आर्टिकल 21 में लिखा है मैं तो फ्री हूं, है ना, राइट टू मैरी, आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, आर्टिकल 21 यूपीएससी ने पूछा है। ऐसे में हम देखेंगे कि सोशल इनइक्वालिटी आप नहीं है स्वतंत्र, क्यों, बिकॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, और सोशल इनइक्वालिटी का एक बेस क्या हो गया, कास्ट इनइक्वालिटीज, कास्ट इनइक्वालिटीज। तो ये क्या करती है, ये आपको रोक देती हैं, ये आपको कुछ अवसरों से वंचित कर देती है, जिसमें कि एक इंटरकास्ट मैरिज हो गया। सो एक्सट्रीम इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, इसके अलावा देखो सोशल इनइक्वालिटीज में हम एक इनकम बेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी तो प्रतिबंध ही हो गए, तो सरकार ने लगाए, ठीक है, सामाजिक रूप से भी तो इस तरह के प्रतिबंध लग जाते हैं, तो ये सोर्स ऑफ कांस्टेंट है। क्लियर हुआ, क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड, गांधी जी का स्वराज क्या कहता है, पहले आइए हम इस बात को समझ लेते हैं। अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, ठीक है। तो बेसिकली देखो स्वराज को यह कहा गया कि ये सेल्फ रूल है, बेसिकली ना, रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ, है ना, बोथ द रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर सेल्फ। सो स्वराज बेसिकली हम देखेंगे कि अगर एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और एक पॉलिटिकल डिमांड थी स्वराज, तो यहां पर इसका मतलब यही था कि हमें खुद पर जो शासन है वह करना है, ठीक है। और देखो अगर हम तिलक का फेमस स्टेटमेंट देखें जो हमें इंस्पायर करता है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये इंस्पायरिंग तिलक की बात उनका फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है, स्वराज को लेकर। सो यहाँ पे महात्मा गांधी ने भी हम देखेंगे कि जो हिंदू स्वराज है ना, उनकी जो एक बुक थी हिंदू स्वराज, उसमें भी उन्होंने स्वराज की डेफिनेशन दी, स्वराज इज नॉट जस्ट फ्रीडम बट लिबरेशन ऑफ रिडीमिंग वन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, एंड कैपेसिटी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, इसलिए ये इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का भी विरोध करते हैं जो कि किसी व्यक्ति को सेल्फ कंट्रोल से हटाते हैं। सो यहां पर इन्होंने कहा इनका स्वराज जो है सेल्फ, स्वयं की बात करता है, कम्युनिटी एंड सोसाइटी इज क्रिटिकल टू द प्रोजेक्ट ऑफ अटेनिंग स्वराज, ठीक है। सो यहां पर आपको याद रखना है कि गांधी जी और तिलक का स्वराज ये हो गया। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वराज क्या था, इनका स्वराज था, मतलब इनका फ्रीडम था, इनके अकॉर्डिंगली जो फ्रीडम था कि फ्रीडम फॉर द रिच as well as for the poor, freedom for men and as well as for women, freedom for all individuals and all class, and this freedom implies not only देखो यहां पे आपको याद रखना है कि अगर कभी भी आप इसको मेंस में कैसे यूज करोगे, कभी अगर आप इनइक्वालिटीज को लेकर लिख रहे हो, कभी कास्ट इनइक्वालिटीज को लेकर लिख रहे हो, जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर लिख रहे हो, तब आप उसमें लिख सकते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस है उनके द्वारा असली फ्रीडम में यही कहा गया, ठीक है। चलिए
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और सारी चीजें। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो हमने कॉन्स्टेंट्स की बात कर ली, सोर्स की बात कर ली, है ना। चलिए नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट, व्हाई डू वी नीड, आवश्यकता क्या है हमें प्रतिबंधों की, इसको भी समझते हैं। व्हाई डू वी नीड, आवश्यकता क्या है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट, है ना। वी कैन नॉट, सीधा सा आंसर है इसका, तो जानते हो हम ऐसी दुनिया में, हम ऐसे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते जहां किसी भी तरह के प्रतिबंध ना हो। अगर हम पीसफुली वहां अपना एग्जिस्टेंस चाहते हैं, तब हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ उस पर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हो कि हम सभी सेफ रह सकें, है ना। सो व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट, सबसे फर्स्ट इसमें आपको याद रखना है, फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड, वी कैन नॉट live in a world where there are no restrictions, there are no restrictions, हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते, है ना। अब देखो रीजन क्या है इसका, रीजन, कारण की बात करें। अब देखो रीजन इसका ये है कि अगर एक सोसाइटी है, क्या कोई भी सोसाइटी ऐसी हो सकती है जिसमें व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, आइडियोलॉजी, ओपिनियंस, कल्चर, ट्रेडिशन, सारी चीजें सेम हो, नहीं हो सकता, है ना। सो डिफर होती है ये चीजें। सो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये है कि बिटवीन पीपल, सोसाइटी में, लोगों के बीच में, बिटवीन पीपल, regarding their ideas, regarding their ideas, regarding their ideas, उनके जो आदर्श होंगे, and opinions, and opinions, है ना, उनके जो दृष्टिकोण है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके जो विचार है, आदर्श है। सो ये सारी चीजें जो है ये क्या होंगी बच्चों, ये अलग अलग होंगी, इसमें डिफरेंस हो गया। अब ये जो डिफरेंस है वो एक कन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस का कारण बन सकता है, महत्वाकांक्षाओं का टकराव इससे हो सकता है। तो यहां पर दे मे हैव कन्फ्लिक्टिंग, जब एक दूसरे के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को स्वीकार ना किया जाए या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये महत्वाकांक्षाओं के टकराव का कारण बन जाता है। महत्वाकांक्षा कैसे, जैसे कि मान लो किसी लैंग्वेज को लेकर लिंग्विस्टिक इश्यू ही उठ गया कि नहीं, हमें तो इस भाषा को जो है प्रायोरिटाइज करना है। सो दे मे हैव conflicting ambitions, ठीक है। तो यहां पर क्या हो सकता है, महत्वाकांक्षाओं का टकराव। अब देखो बच्चों, ये यहां पे जो डिफरेंसेस और डिसएग्रीमेंट थे, ये जो डिफरेंसेस थे, अंतर था, ठीक है, ये जो डिसएग्रीमेंट था, असहमति थी चीजों को लेकर, ये डिसएग्रीमेंट में भी किसमें कन्वर्ट हो जाए, ये एक्सप्रेस हो वायलेंस में, ये किसमें एक्सप्रेस हो, फिर हिंसा में, ओपन कन्फ्लिक्ट में, ओपन कन्फ्लिक्ट में, हिंसा में बदल जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई छोटा सा विवाद धर्म को लेकर होता है या फिर किसी भी अन्य पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर होता है, और ऐसे में आप आमतौर पर खुले रूप से भी हिंसा को देखते हैं, जिससे कि सोसाइटी में एक डर, एक फियर पैदा हो जाता है। सो बेसिकली एवरी सोसाइटी नीड्स सम मैकेनिज्म टू कंट्रोल वायलेंस एंड सेटल डिस्प्यूट्स। सो हर एक सोसाइटी को जरूरत होती है कि वह इस तरह के जो व्यूज और सारी चीजें हैं उसको कंट्रोल कर सके, है ना। सो एवरी सोसाइटी नीड, every society need to, every society needs some मैकेनिज्म, कोई एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि कंट्रोल कर सके, टू कंट्रोल वायलेंस,
टू कंट्रोल वायलेंस, है ना। तो हिंसा को कंट्रोल एंड सेटल डिस्प्यूट्स, एंड सेटल डिस्प्यूट्स, विवादों को सुलझा दे। सो एक सोसाइटी में बहुत जरूरी होता है कि पीसफुली साथ में लोग रह सके, इसलिए उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसको कम किया जा सके, उनको डिस्प्यूट्स जो है उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। सो देखो यहां पर ये कहा जाता है कि हमें एक सोसाइटी को जरूरत होती है इस चीज की, रिक्वायर्ड सोसाइटी टू रिक्वायर्स सम कांस्टेंट एंड यहां पर एक विलिंग ऑफ जो रिस्पेक्ट है वह होनी चाहिए, विलिंग ऑफ रिस्पेक्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ठीक है, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट कल्चर्स। सो यहां पर हम इस मतलब एक सोसाइटी जो है वह एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर ले, और इसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि सोसाइटी इस तरीके का एक जो हम कहें कि एक, अगर एक सोसाइटी को साथ में रहना है, एक दो पॉइंट्स और हैं यही लिख लेते हैं, व्हाई डू वी नीड कांस्टेंट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सोसाइटी को यहां पे मैकेनिज्म के अलावा सोसाइटी रिक्वायर्स willing to respect different point of view and opinion, ठीक है, क्लियर है, एंड ओपिनियन, बिलीव्स। देखो साथ में समटाइम्स क्या होता है बच्चों कि हम अपनी सोसाइटी या फिर हम अपने किसी आइडियाज को बहुत ज्यादा कमिटेड तभी हम दिख सकते हैं जब हम दूसरे का विरोध करें। जैसे कि अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करें तो एक व्यक्ति अगर हिंदू है या फिर मुस्लिम है तो वह ये सोचता है कि जब तक हम कट्टर नहीं हो सकते, जब तक हम दूसरे धर्म को नहीं नकार देते। ऐसा होता है ना कि अगर, और जो हमारी प्रतिबद्धता ये हमारी सोच होती है, हमारी ये धारणा होता है, हमारे कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हम अपने व्यूज को स्ट्रांगली तभी रख पाएंगे जब हम दूसरा जो व्यू है उसको अपोज कर दें। जब तक अपोज नहीं करेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। अब ऐसे में सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करेगी? तब इसके लिए क्या जरूरी है कि एक फ्रीडम तो हो लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगे ताकि इस तरह का ओपन कॉन्फ्लिक्ट और जो वायलेंस है वह ना हो, है ना। सो यहां पर बहुत जरूरी होता है। अब चलो इसके आगे चलते हैं, दो चार पॉइंट्स और है कि हो गया व्हाई डू वी नीड, है ना। इसमें दो चार पॉइंट्स और लिख लीजिए बच्चों कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू आवर बिलीव्स, ट्रेडिशन, कुछ भी समझ लो, टू आवर बिलीव्स, है ना, ये क्या करेंगी? अपोज करेंगी, अपोज, डिफर, जो अंतर है, जो डिफरेंस है उसका विरोध करेंगी। तो यहां पर हमें अपनी प्रतिबद्धताओं को ऐसे नहीं रखना है, और स्पेशली जब ऐसी प्रतिबद्धताएं, ऐसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके अपने सोच, अपने आइडियाज के प्रति जब देश में अशांति का माहौल पैदा करे तब उस पर कांस्टेंट अनिवार्य हो जाता है ना। सो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हमारे विश्वास, आइडियाज को लेकर यह हो सकता है कि हम दूसरे विचारों का, व्यवहारों का विरोध करने लगे, अपोज करने लगे, या उसे रिजेक्ट करने लगे, है ना, या उसे रिजेक्ट करें तो बेसिकली ये अनएक्सेप्टेबल और अनडिजायरेबल होता है समटाइम्स। सो हम देखेंगे आवर बिलीव्स, है ना, ये अनएक्सेप्टेबल होगा, अनएक्सेप्टेबल, अनडिजायरेबल, ठीक है। और इससे इस सर्कमस्टांसेस में हम देखेंगे कि अब राजनीतिक प्रतिबंध जो है वह बहुत जरूरी हो जाते हैं। ये जो स्थिति होगी कि अनएक्सेप्टेबल करने की जो डिफर ओपिनियंस है, इसके लिए क्या होगा? सच सर्कमस्टांसेस वी नीड सम लीगल एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स, है ना। सो इस तरह से वी नीड such special circumstances we need some legal or
वी नीड सम लीगल और पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स। आई बात समझ में कि हमें राजनीतिक और वैध प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। सो बेसिकली लोग चाहते हैं कि हमारी फ्रीडम की रक्षा गवर्नमेंट करे, इसके लिए लॉ बनाए। सो लॉ टू इंश्योर दैट माई फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड, दैट माई फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड। तो गवर्नमेंट क्या करे, इसके लिए रूल्स बनाए, फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, इसके लिए कांस्टेंट जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउएवर इज टू आइडेंटिफाई विच कांस्टेंट फ्रीडम आर नेसेसरली एंड जस्टिफिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो यहां पर देखो हमने कहा कि लीगल एंड पॉलिटिकल कांस्टेंट होना चाहिए। लीगल एंड वही बात है कि फिर क्वेश्चन फिर आंसर निकालो, फिर क्वेश्चन फिर आंसर निकालो, इसी तरीके से हम किसी पॉलिटिकल आइडियाज को समझ पाते हैं। सो यहां से भी एक क्वेश्चन समझ में आता है कि क्वेश्चन निकल कर आता है कि कौन से ऐसे कांस्टेंट जो हैं वह जस्टिफिएबल है, सो विच आर और नॉट। ठीक है, विच आर नेसेसरी, जस्टिफिएबल एंड विच आर नॉट। तो हमें इस बात का भी एग्जामिन करना होगा। अब इस बात को एग्जामिन करने के लिए बहुत अच्छा देखो, व्हाई डू वी नीड कांस्टेंट। हमने देखा कि सोसाइटी में डिफरेंट लोग हैं और जब सोसाइटी में ओपन कन्फ्लिक्ट और सारी चीजें कंट्रोल से बाहर चली जाएं, तब एक जरूरत होती है समाज के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म की जो कि वायलेंस को कंट्रोल कर सके। ठीक है, और ऐसे में जरूरत होती है कि किसी व्यक्ति के, किसी इंडिविजुअल के राइट्स और उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ लॉ लेकर आए। अब गवर्नमेंट ने लॉ पॉलिटिकल कुछ रिस्ट्रिक्शंस, पॉलिटिकल कुछ कांस्टेंट की जरूरत है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए कांस्टेंट, कौन से जस्टिफिएबल है, जरूरी है, नेसेसरली है, कौन से नहीं है। इस बात का उदाहरण, इस बात का आंसर बेसिकली एक प्रिंसिपल के द्वारा जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया। उन्होंने कहा हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, आओ उसको पढ़ते हैं। हार्म प्रिंसिपल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऐसे ऑन लिबर्टी में हार्म प्रिंसिपल की बात की और इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल और कलेक्टिवली आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑन एनी देयर नंबर इज सेल्फ प्रोटेक्शन। उन्होंने यहां पर आत्मरक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप एक सोसाइटी में किसी पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, किसी की स्वतंत्रता पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, वो आप तभी लगाएं या किसी की स्वतंत्रता में तभी इंटरफेयर करें, तभी हस्तक्षेप करें जब सवाल हो आपकी रक्षा का। ठीक है, तो सेल्फ प्रोटेक्शन की बात यहां पर कही गई। एंड सेकेंड, इसमें यह कहा गया that the only purpose for which power can be rightfully exercised over any number of civilized community against his will is to prevent harm to other। मतलब एक सिविलाइज कम्युनिटी, सोसाइटी में किसी व्यक्ति को पर अगर उसकी इच्छा के खिलाफ इंटरफेयर किया जा रहा है उसके फ्रीडम में, तब उसका एक उद्देश्य है दूसरों को हानि से बचाना, है ना, प्रिवेंट हार्म टू अदर, प्रिवेंट हार्म टू अदर। और दूसरा क्या है, प्रिवेंट हार्म टू अदर, दूसरों को हानि से बचाना, है ना, ये इसका एक क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। सेल्फ प्रोटेक्शन, ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रिवेंट हार्म टू अदर। क्लियर। अब देखो बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि यहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि ठीक है, राइटफुली होना चाहिए, सारी चीजें ठीक हैं। सो यहां पर हम इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं कि आखिर वी हैव टू एड्रेस द इशू ऑफ द लिमिट्स, है ना, वी हैव टू एड्रेस द इशू ऑफ द लिमिट्स। और इसमें हमने देखा कि कंसिक्वेंसेस जो है वह इंपोजिशन के क्या हो, उसके लिए जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कह रहे हैं कि अगर किसी का लिबर्टी या फ्रीडम पर अगर आप इंटरफेयर कर रहे हैं या इंपोज कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस, तो या सेल्फ प्रोटेक्शन जो है, ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट हार्म टू अदर, मतलब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता या एक व्यक्ति के एक्ट से दूसरे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता या एक्ट जो है वह बाधित हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। क्लियर है।
अब ये इन्होंने क्या किया है, इस बात को समझाने के लिए इन्होंने और भी कुछ जो व्याख्याएं हैं वह दी हैं, ठीक है, कुछ और एक्सप्लेनेशंस जो है वह भी दिए हैं। जैसे कि मिल इंट्रोड्यूस हियर एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस, एक अंतर बताया, इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस। और ये जो डिस्टिंक्शंस, ये जो अंतर है, इन्होंने कहा बेसिकली कि दो तरह के काम होते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि दो तरह के काम होते हैं, एक डिस्टिंक्शन, एक अंतर बता दिया। एक इन्होंने बताया कुछ ऐसे वर्क होंगे जो कि कैसे होंगे, जिसे कि हम सेल्फ रिगार्डिंग कहेंगे। सेल्फ रिगार्डिंग मतलब लिमिट्स जो हम देख रहे थे, हम इशू ऑफ लिमिट जो है उसी को एग्जामिन कर रहे हैं, उसे इन्होंने एग्जामिन अच्छे से कर दिया। एंड अदर रिगार्डिंग, ठीक है, एंड अदर रिगार्डिंग, इसे इन्होंने कहा स्व संबद्ध, अदर मतलब पर संबद्ध। नाम से समझ में आ रहा है क्या, हेडिंग से? स्व संबद्ध मतलब सेल्फ रिगार्डिंग, मतलब इसमें ऐसे एक्ट, ऐसे एक्टिविटीज आएंगी जिसमें जिसका प्रभाव जो है वह केवल व्यक्ति के पर पड़ रहा है। सो सेल्फ रिगार्डिंग, those action have consequences only for individual, those action have consequences, इसका जो परिणाम है, इसका जो consequences है, जो प्रभाव है, ये किस पर पड़ेगा? ओनली फॉर इंडिविजुअल, जो व्यक्ति इसे कर रहा है, जैसे कि क्या कपड़े पहन रखे हैं, क्या ऑक्यूपेशन चुनना है। सो दोज एक्शन हैव कंसिक्वेंसेस ओनली इंडिविजुअल, है ना, ओनली इंडिविजुअल एंड नोबडी एल्स, और किसी पर नहीं, एंड नोबडी एल्स, सो दैट अफेक्ट ओनली ऑन oneself, that actions that affect, ये किसे प्रभावित करेगा? केवल उसी व्यक्ति को जो उस पर्टिकुलर काम को कर रहा है। आप पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये केवल आपको अफेक्ट करेगा। हाँ, वो बात हो रही है कि जब आप बड़े डिसीजंस लेंगे तब वह सोसाइटी को भी अफेक्ट करेंगे, बट अभी आपने क्या चुन रखा है, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये इसका प्रभाव किसकी लाइफ पे पड़ेगा? आपके, है ना। सो इस तरह के प्रभाव क्या है कि मैं अगर 8 बजे भी सोकर उठूं, मेरी मर्जी, तो वो जो मेरी मर्जी वाला है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो ये मेरी मर्जी वाली चीजें वो हो गई जो सेल्फ रिगार्डिंग है, स्व संबंध है। और ये कहा जाता है कि इस तरह के एक्शंस के लिए किसी भी तरह के सोशल एंड पॉलिटिकल जो कॉन्स्टेंट है वह नहीं होनी चाहिए। तो एक जो लिमिट सेट करने का इशू था, है ना, वो सॉल्व हुआ नहीं हुआ। सो यहाँ पे रिगार्डिंग, सेल्फ रिगार्डिंग, अच्छा थोड़ा सा अदर रिगार्डिंग पे पहले आओ, तब हम दोनों को कंपेयर करके समझेंगे। अदर रिगार्डिंग मतलब दोज एक्शन दैट ऑल्सो कंसिक्वेंसेस फॉर अदर। अदर रिगार्डिंग मतलब दोज एक्शन ऑल्सो those action that also consequences for other, जिसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़े, जिसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़े, एक्शन विच मे कॉज हार्म टू अदर, और ऐसे एक्शंस भी हो सकते हैं जो कि दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। एक्शन में कॉज हार्म टू अदर, ठीक है। तो अगर किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचा दे आपके एक्शन,
तब मस्ट बी सेफ, तब जरूरत होती है इस तरह के एक्शन से बचने के लिए, जैसे कि यहां पर आपकी चॉइस है कि आपने क्या पहन रखा है, आप किस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, इससे दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है, तब ऐसे में हमें कांस्टेंट की आवश्यकता नहीं है। पर आपके जो एक्शंस है उसका कंसिक्वेंसेस, उसका अफेक्शन दूसरे पे जाए, तब ऐसी जरूरत होती है कि हमें इनसे कौन बचाएगा, इसके लिए एक एक्सटर्नल अथॉरिटी होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर हमें जरूरत होती है, यहां पर आपको समझ में आया कि हमें कहां पे कांस्टेंट चाहिए। सो जब दूसरे को हानि हो सके तब ऐसे मस्ट बी सेव फ्रॉम सच हार्म बाय सम एक्सटर्नल अथॉरिटी, मस्ट बी सेव्ड, मस्ट बी सेव्ड फ्रॉम सच हार्म बाय एक्सटर्नल, कोई बाहरी अधिकारिता, कोई अथॉरिटी हो जो कि हमें बचा ले, है ना, जो कि हमें क्या करे, प्रिवेंट करे, प्रोटेक्ट करे। यहां पे हमें जरूरत किसकी होगी बच्चों, यहां पे हमें जरूरत होगी। तो अब आपको समझ में आया कि इन्होंने क्यों ये अंतर जो है वह बताया, अंतर आपको समझ में आया, ये जो इन्होंने डिस्टिंक्शन जो एक अंतर बताया कि दो तरह के काम होते हैं, ठीक है। सो यहां पे इसमें ये कहा जाएगा, देखो सेल्फ रिगार्डिंग में क्या है, सेल्फ रिगार्डिंग में ये केवल अफेक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो कि इस काम को कर रहा है। तो इसमें यह कहा जाता है कि द स्टेट और एनी अदर हैज नो बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस नहीं बोल देते हम, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। नो बिजनेस टू इंटरफेरेंस, नो बिजनेस टू इंटरफेयर, है ना, मतलब इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो कहां नहीं होना चाहिए, सेल्फ रिगार्डिंग में, अदर रिगार्डिंग में होना चाहिए। क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ ये। फिर से समझो इसको कि जब हम वी हैव टू एड्रेस द इशू ऑफ लिमिट, एक बार और समझ लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, हार्म प्रिंसिपल, सीधे सीधे इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। So we have to address the issue of the limit, issue of the limits, issue of the limits। तो यहां पर हमें एक अंतर समझना है, डिस्टिंक्शंस। देखो आप बच्चों इस तरीके से मैं आपको एक नया तरीका, मतलब तरीका तो आपको कई बार बता चुकी हूं, बट हाँ ये एक ही बात को मैं दो तरीके से इसलिए बता रही हूं कि आप इसको प्रैक्टिस कर सके और आप ये समझे कि ज्यादा इंप्रेसिव कौन होता है, ज्यादा इंप्रेसिव क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहां पे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, इन्होंने क्या किया, दो तरीके से डिस्टिंक्शन, एक वर्क जो कि होंगे सेल्फ रिगार्डिंग। अब ये सेल्फ रिगार्डिंग का दायरा है, ये सेल्फ रिगार्डिंग कार का दायरा है कि मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका अफेक्शन केवल और केवल किसी व्यक्ति पर पड़ रहा है। तो यहां पर सोसाइटी अफेक्ट नहीं हो रही है, अफेक्ट केवल वही व्यक्ति हो रहा है, वन सेल्फ, है ना, वही व्यक्ति जो इस काम को कर रहा है। तो इसमें इंटरफेयर नहीं होगा, इसमें इंटरफेयर जो है वह नहीं हो सकता, मतलब हस्तक्षेप नहीं हो सकता, सरकार नहीं बता सकती, लोग नहीं बता सकते कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने, है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया कि ये एक ऐसा स्फेयर हो गया जहां व्यक्ति स्वतंत्र है, तो इसके डिसीजन में लिमिट्स जो है वह नहीं सेट की जानी चाहिए। बट अब हम बाहर करेंगे कि मान लीजिए ये सोसाइटी है, चलो एक और दायरा बना लेते हैं, ठीक है, एक और दायरा बना लेते हैं। अब मान लो सेकंड वाला बच्चों, ये जो दायरा है ये सोसाइटी हो गया, ठीक है, ये सोसाइटी हो गया। अब ऐसे में इन काम को हम क्या करिए, तो सेल्फ रिगार्डिंग था, ये सेल्फ रिगार्डिंग था, अब ये हो गया अदर रिगार्डिंग। पर संबंध है ना, अदर रिगार्डिंग। अदर रिगार्डिंग में क्या हो रहा है कि आपके जो काम है वह दूसरों को इफेक्ट कर रहे हैं, आप सोसाइटी में आ गए, आपके जो डिसीजंस और आपके जो काम है
ये अफेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, और ऐसे में अब इस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसे हार्म से प्रिवेंट करने के लिए जरूरत है रेस्ट्रिक्शंस की। ठीक है, जरूरत किसकी? रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ लॉ लेकर आए ताकि व्यक्ति की जो लिमिट्स और सारी चीजें हैं, है ना, उसकी जो स्वतंत्रता है वह सुरक्षित रहे। सो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा, अब कहां पे आपको लिमिट सेट करने की जरूरत है, बाहर या फिर अंदर वाले पे? तो सेल्फ रिगार्डिंग में नहीं, बल्कि जो अदर रिगार्डिंग है, इसके लिए आपके लिए जो लिमिट्स है वह होनी चाहिए। क्लियर है इतना? तो देखो, इसी बात को हमने कुछ इस तरीके से कहा, सेल्फ रिगार्डिंग। ये भी तरीका सही है, बिकॉज ऑफ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये तरीका जो है ये भी सही है। जो भी आपको लगता है कि इंप्रेसिव है, लग सकता है कि आपका समय बचेगा, कम शब्दों में आप अपनी बात को अच्छे से कह सकते हैं, यही प्रैक्टिसेस आपको साल भर करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हानि सिद्धांत हमने पढ़ लिया, हार्म प्रिंसिपल जॉन स्टुअर्ट मिल का। अब आगे हम बात करेंगे फ्रीडम इज द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। देखो, इसमें हम देखेंगे फ्रीडम इज द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इसी के आगे पढ़ रहे हैं, है ना। फ्रीडम इज द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक तरह से मानव समाज का केंद्र है स्वतंत्रता। मानव समाज का केंद्र है, मानव समाज का केंद्र है। अगर फ्रीडम ना हो इस तरीके से, तब मानव समाज का एग्जिस्टेंस भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगला प्रश्न ये आता है कि देखो, हमने देख लिया कि कांस्टेंट जो है वह होने चाहिए कब? जब दूसरे व्यक्ति पे प्रभाव पड़ रहा है। अब इसको केवल एक एग्जांपल समझना है, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जब रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, और इसलिए फ्रीडम है, इसलिए अगर इस पर लिमिट्स लगाए जाए तो वो किसी खास परिस्थिति में लगाए जाए। लिमिट्स है, रेस्ट्रिक्शंस है, सोच समझ कर लगाए जाए। कांस्टेंट, ठीक है, ये किस में लगे बच्चों? इसके लिए सर्कमस्टांसेस देखते हैं, एक एग्जांपल से स्थिति को समझते हैं। ठीक है, तो फ्रीडम चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए प्रतिबंध जब इस पे लगाए जाए तो बहुत स्पेशल उसके लिए सर्कमस्टांसेस हो। अब ये स्पेशल कैसे होंगे, कौन तय करेगा? एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें रात में ये क्या कर रहा है? ठीक है, प्लेइंग अ लाउड म्यूजिक, प्लेइंग अ लाउड म्यूजिक। ठीक है, ये बहुत जोर से जो गाने हैं वह बजा रहा है, और ये कह रहा है कि नहीं, ये तो मेरी स्वतंत्रता है। अब इसमें किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस और जो सारी चीजें होनी चाहिए? अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप क्या करोगे? सीधा जाके कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन जाके FIR करोगे? क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक हमने एक स्थिति देखी। इसके लिए ये हो सकता है कि जो 4-6 बाकी और वहां पे जो 10-20 चलो परिवार है, वो सब आए। सबसे पहले पड़ोसी जाके समझा रहा, वो भी नहीं माना, फिर जाके जो बाकी लोग हैं वो आते। तो एक इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन को जो है वह टैकल किया जा सकता है। कैसे? एक सोसाइटी में एक सोशल डिसएग्रीमेंट करके, है ना, मतलब सामाजिक रूप से जो है इसको असहमति दर्ज करके जो है सोशल डिसअप्रूवल हम कह सकते हैं। सोशल डिसअप्रूवल के द्वारा, है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ हार्म कॉज्ड मस्ट बी, जो हार्म है वह बहुत सीरियस नहीं है। तो अगर हार्म बहुत सीरियस है, हानि बहुत सीरियस है, सो यहां पर प्लेइंग अ लाउड म्यूजिक इट्स नॉट अ फिट केस फॉर लीगल पनिशमेंट। इट नॉट अ फिट केस, नॉट अ फिट केस फॉर, आप सीधा पुलिस स्टेशन जाके पुलिस नहीं बुला सकते, लीगल पनिशमेंट। सो ये केस जो है वह फिट नहीं हो रहा। तब यहां पर रिस्ट्रिक्शंस और सारी चीजें लगाए जाए, लेकिन ये सोशल डिसअप्रूवल के द्वारा भी तो हो सकता है। लोग समझा बुझा के भी उसको समझा सकते हैं कि चलो ठीक है, सीधा पुलिस नहीं बुलाएंगे। ये एक एग्जांपल था।
अब दूसरे एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होगा, है ना। तो यहां पर मे भी बच्चों जब हम देखेंगे कि जब एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, है ना, अब देखो ये होगा स्पेशल सर्कमस्टांसेस का एक मुद्दा। और इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए अदर रिगार्डिंग इश्यूज हैं, अदर रिगार्डिंग एक्शंस हैं, मतलब ऐसे काम जो दूसरों पे प्रभाव डाल रहे हैं या फिर किसी को इससे सीरियस जो हार्म है वह हो रहा है, ठीक है, जो हानि है जो गंभीर रूप से हो रही है किसी व्यक्ति को, देन जैसे कि हम देखेंगे कि एक सोसाइटी में जब लोग साथ में रहते हैं तब वह टॉलरेट करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट ओपिनियंस को, है ना। सो पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वे, लाइफ, पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट इंटरेस्ट। बट अब यहां पर कोई व्यक्ति क्या करेगा, हेट कैंपेन चला रहा है। एक धर्म को मान लीजिए दूसरे धर्म से इसने लड़ा दिया, एक सीरियस हार्म हुआ, बहुत सारे लोग जो है वह उनकी डेथ हो जाती है उस वायलेंस में, तब इसको समझा बुझा के छोड़ना चाहिए या फिर ये जो है वह एक फिट केस है फॉर लीगल पनिशमेंट, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि इस तरह की जो बातें, इस तरह के जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है उसमें कांस्टेंट रेस्ट्रिक्शंस और लिमिट्स जो है वो सेट होनी चाहिए, और इसमें तो लाइफ इंप्रिजमेंट जैसे भी पनिशमेंट्स होनी चाहिए। तो यहां पर ये केस फिट है, अब इसको नहीं समझा के छोड़ सकते, सोशल डिस नहीं आपने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होता, है ना। सो यहां पे फॉर लीगल पनिशमेंट ये बिल्कुल सही है केस, और इसमें तो इवन लाइफ इंप्रिजमेंट जैसी जीवन भर आजीवन कारावास होना चाहिए। अब एक और पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा ये बताओ, हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन कई बार पढ़ा बच्चों, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े। फंडामेंटल राइट्स पर हमने देखा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। देखो इस बात को समझो, यहां पे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आपका फ्रीडम है ना, लेकिन क्या ये फ्रीडम एब्सोल्यूट है? सोमनाथ लाहिड़ी जी क्या कहते हैं कि बड़े ही पुलिसिया दृष्टिकोण से फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। जैसे ही एक आर्टिकल आपको कुछ राइट्स देता है, धीरे से नीचे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 लिख दिया जाता है, जिसमें कि उस पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं। अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, तो नीचे लिख दिया जाता है कि अगर इससे पब्लिक ऑर्डर प्रभावित हो रहे हैं, सोसाइटी जो है वह प्रभावित हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो रहे हैं, तब आपकी इस एक्सप्रेशन वाला जो फ्रीडम है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, है ना। सो देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है ना, बिकॉज ऑफ इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, बट एक वर्ड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हिंदी में आप देखेंगे वर्ड आपको मिलेगा युक्ति युक्त, युक्ति युक्त या उचित प्रतिबंध, युक्ति युक्त या उचित प्रतिबंध। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ये नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ इस बात को? चलिए, सो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि ऐसे ही रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे जो कि जस्टिफाइड हो, जो कि उचित हो, जो कि सही हो। आया समझ में? फिर से देखो हमने क्या पढ़ा कि जब हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी लिमिट्स सेट होनी चाहिए, नीड कांस्टेंट, तो यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल ने बड़ा ही अच्छा आंसर दिया, बड़ी अच्छी थ्योरी है इनकी कि हम जो कार्य है, जो काम है, उसको दो तरीके से एक्शंस को डिवाइड करें। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग मतलब ऐसे जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अफेक्ट करेंगे, सोसाइटी को नहीं। तो इसमें जो है वह किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन या इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मामला सोसाइटी का है और व्यक्ति जो है इससे हार्म हो रहे हैं, तब उस पर एक जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट या फिर एक्सटर्नल जो अथॉरिटी है वह रेस्ट्रिक्शंस लगाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि फ्रीडम इज द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, और इसलिए इसमें जो लिमिट्स है
वह स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही लगाई जानी चाहिए। स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल में हमने पहला देखा कि अगर कोई बहुत लाउड म्यूजिक जो है वह प्ले कर रहा है तब इसको केवल असहमति के द्वारा, सामाजिक रूप से असहमति दर्शाकर, डिसअप्रूवल देकर रोका जा सकता है। नो नीड टू पुलिस केस, है ना। सो इट्स नॉट अ फिट केस फॉर लीगल पनिशमेंट। बट अगर कोई ऐसा एक्शन है जिससे कि सीरियस इंजरी हार्म हो रहा है सोसाइटी में या फिर समाज में, कई लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ ओपन कन्फ्लिक्ट, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वह हेट कैंपेन चला रहा था। सो इसके लिए लीगल पनिशमेंट, इवन लाइफ इंप्रिजमेंट जैसे प्रोविजन भी होने चाहिए। और जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो फ्रीडम की बात की गई वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जस्टिफाई लगाए जा सकते हैं। क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया इतना? चलो आओ देखते हैं हम कहां तक पहुंचे। हमने बात की हार्म प्रिंसिपल की, ठीक है, हमने बात की हारी सिद्धांत की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की। देखो, हार्म प्रिंसिपल्स हो गया, हानि सिद्धांत। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो, देखो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। सकारात्मक व नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? आपको लग रहा होगा कि शायद कुछ नेगेटिव होगा, कुछ रोका जा रहा होगा, है ना। सही लग रहा है आपको। हम बनाते हैं एक ऐसा स्फीयर व्यक्ति के लिए जहां पे कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि मिनिमम मैं इस रूम की बात करूं कि इस रूम में मैं जिस तरीके से खुद को व्यक्त करना चाहूं, या फिर एक एरिया जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, जो एक मिनिमम एरिया मेरे लिए बहुत जरूरी है खुद को व्यक्त करने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, वो होना चाहिए, है ना। सो यहां पर फर्स्ट देखो, फर्स्ट है नेगेटिव जो लिबर्टी है, ठीक है, ये एक ऐसा एरिया डेवलप करेगी जो कि किसी अन्य पर्सन के लिए कैसे होगा? अहस्तक्षेप होगा, इनवॉयबल होगा, ठीक है, इनवॉयलेबल होगा, अहस्तक्षेप या फिर अनुलंघनीय। अनुलंघनीय, लंघनीय का मतलब क्या होता है? लांघा जा सकता है, इसे क्रॉस किया जा सकता है, बट इनवॉयलेबल, अनुलंघनीय मतलब इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो एक मिनिमम ऐसा स्फीयर होना चाहिए जहां पर व्यक्ति अपना डेवलपमेंट जो है वह कर सके। सो देखो, शुरुआत में हमने क्या देखा था कि फ्रीडम का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या था? स्टार्टिंग में याद करो, डेफिनेशन पर हमने बात की थी, फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंटेंट। इसी डेफिनेशन में छुपा हुआ है ये नेगेटिव और पॉजिटिव। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल constraint and freedom क्या है? expansion of opportunity। and second हमने देखा था कि जो बाहरी जो प्रतिबंध है वो ना होना, इसका केवल वन डायमेंशन है, लेकिन इसमें आगे एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वनसेल्फ, खुद को व्यक्त करना, है ना। तो यहां पर हमने दो बातें देखी थी। अब देखो, इसमें पहला जो मामला है कि एक्सटर्नल कंटेंट्स जो है इसका एब्सेंस होना, ये नेगेटिव लिबर्टी दिखाएगा। मतलब हमारे लिए एक ऐसा एरिया बन गया कि हम क्या पहन रहे हैं, हमें किस तरह से बात करनी है, हमें खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है, हमारी फीलिंग्स, मतलब और भी इस तरह की बातें। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक ऐसा एरिया बनाना जिसमें कि गवर्नमेंट, सोसाइटी कुछ नहीं बोले, हमारी एजुकेशन क्या होगी, है ना। तो ये सारी चीजें तय करने का अधिकार जो है वह हमारा खुद का होगा। सो ये नेगेटिव लिबर्टी हो गया। आगे देखो कि इसमें क्या है कि ह्यूमन डिग्निटी जो है
एक ऐसा मिनिमम एरिया होना चाहिए जिसमें कि मानवीय गरिमा बनी रहे। ये एरिया जितना छोटा होगा मानवीय गरिमा उतनी छोटी होती जाएगी, गरिमा उतनी कम होती जाएगी। किसी व्यक्ति की डिग्निटी के लिए बहुत जरूरी है कि उसका पर्सनल स्पेस हो। यही समझ लो कि ये क्या है बच्चों, ये नेगेटिव जो है ये पर्सनल स्पेस की बात हो रहा है ना, माइंड और ओन बिजनेस वाली बात हो रही है कि ऐसी चीजें, ऐसा एक स्पेस जो कि रिलेटेड है केवल हमसे, जो कि केवल हमें अफेक्ट करेगा। तो ह्यूमन डिग्निटी के लिए इस तरह का स्पेस बहुत जरूरी है। ह्यूमन डिग्निटी के लिए इस तरह का स्पेस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे ये एरिया जो है याद रखना, ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा डिफाइंड एरिया होगा जो कि दूसरे के लिए इनवॉयलेबल है। सो ही और शी कुड डू और बिकम और विश, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें जो भी व्यक्ति है, ही और शी could do, become और wish, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या उनकी विश है, ये एक ऐसा एरिया हो गया जो कि एक मिनिमम एरिया है नॉन इंटरफेयर्स का। मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेयर है ना। तो यहां पर हस्तक्षेप होगा, मतलब किसी का हस्तक्षेप, इंटरफेयर इस एरिया में नहीं हो सकता। विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर, है ना, इनवॉयलेबल होगा। एंड विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर। आया समझ में? तो ये आधी बात हो गई ना, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंटेंट। अब सेकंड पे आते हैं। देखो इस डेफिनेशन में लिखा है एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना। अब देखो इस एक स्फेयर, इस एक एरिया के बाहर बच्चों एक सोसाइटी है, और उस सोसाइटी में अगर हमें पॉजिटिव कंडीशंस मिलती हैं, हमें एजुकेशन मिल रही है, तब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक हम एक्सप्रेस खुद को करने और हम अपने जो पोटेंशियल का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से होगा। सो बियॉन्ड दिस एरिया, जो सेकंड बात लिखी है कि अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ, इसे करने के लिए क्या होगा, पॉजिटिव लिबर्टी। तो ये क्या होगा, अच्छा, नकारात्मक स्वतंत्रता हमने समझ लिया कि एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसे दायरे की बात करेगा जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सकता है। इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ, इंडिविजुअल can express himself और herself, ठीक है, कोई व्यक्ति खुद को व्यक्त कर सकता है। अब सेकंड हम आते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी ये वो एरिया होगा बच्चों जो कि इस एरिया के बाहर है ना, ये जो दायरा बना था इसके बाहर है। सो द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, ये कुछ करने की स्वतंत्रता हमें देता है। द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, और बेसिकली हम देखेंगे कि रूसो, हिगल, मार्क्स, गांधी, है ना, इन सब ने कहीं ना कहीं एक ऐसे कंडीशन और सोसाइटी की बात की जिसमें हम अपना डेवलपमेंट कर सके। तो कंसर्न विद इंक्लूडिंग द कंडीशन एंड नेचर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो यहां पर कंडीशंस, एक पॉजिटिव कंडीशन सोसाइटी में देना, कंडीशंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है। तो समाज और व्यक्ति के बीच का जो संबंध है ये बताएगा। और इसमें कहा ना कि डेवलप, हम अपनी पर्सनालिटी और सारी चीजों को डेवलप कर सके। सो पॉजिटिव जो लिबर्टी है, पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है, ऐसी कंडीशंस देना जिसमें अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं
ठीक है, जो पोटेंशियल है इसको डेवलप किया जा सके, बढ़ाया जा सके, इस तरह की कंडीशंस दे देना बेसिकली। सो डेवलप्ड कैपेसिटी मस्ट गेट बेनिफिट ऑफ इनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशंस, जैसे कि मटेरियल सपोर्ट, पॉलिटिकल, मटेरियलिस्टिक, पॉलिटिकल, सोशल डोमेन। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर वह गरीबी में जी रहा है, बेरोजगार है, तब वह अपना विकास कैसे करेगा? तब इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट उसके लिए क्या करे? एजुकेशन की बात करे, है ना। सो यहाँ पर एक्सेस टू एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली एक गुड लाइफ के लिए पॉजिटिव लिबर्टी क्या है कि ऐसी कंडीशंस देना जो कि एक गुड लाइफ के लिए जरूरी है, बेसिक मिनिमम नीड्स प्रोवाइड करा देना, ये पॉजिटिव लिबर्टी होगा। ठीक है। सो जैसे कि एटिकेट, मटेरियल, रिसोर्सेज, ये सारी चीजें अवेलेबल कराना। तो नेगेटिव में क्या था? नेगेटिव में जो व्यक्ति है वह अपना एक ऐसा दायरा बना रहा था जो कि बाकी लोगों के लिए इनवॉल्युबल था, कोई और उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर वह करता तो उससे ह्यूमन डिग्निटी प्रभावित होती, बिकॉज ऑफ एक ऐसा एरिया है नेगेटिव लिबर्टी के अंतर्गत जिसमें कि इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ, है ना, कोई व्यक्ति जब खुद को व्यक्त कर रहा, और ये भी उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक ऐसा दायरा बन गया, मिनिमम एरिया ऑफ नॉन एटी, कम से कम इतना एरिया तो, और ये एरिया जितना छोटा होगा ना, ये एरिया जितना छोटा होगा, ह्यूमन डिग्निटी जो है उतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगी, तो यहां पर क्या है कि ये एरिया कम से कम इनवॉल्युबल हो। तो यहां पर व्यक्ति को ये ना बताया जाए कि वह ये बने, वह इस एरिया को चूज करे, वह इस तरीके से काम करे। तो यहां पर ये कुछ बातें हैं। सेकंड, हमने देखा कि इस नेगेटिव लिबर्टी के बाहर का जो एरिया है, कंडीशन इन सोसाइटी आउटसाइड इज दिस एरिया, है ना, कंडीशन इन सोसाइटी आउटसाइड दिस एरिया। सो ये कहलाएगा पॉजिटिव लिबर्टी, जिसमें कि गुड लाइफ के लिए, एक रीजनल गुड लाइफ के लिए कंडीशंस जो है वह सोसाइटी प्रोवाइड करती है, जिसमें कि जैसे कि मार्क्स, गांधी, हिगल, रूसो, इन सब ने कुछ कुछ इसके लिए जो स्टेटमेंट, जो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं, वह दिए। सो आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, है ना, कुछ करने की स्वतंत्रता हमें पॉजिटिव लिबर्टी देता है। कंडीशंस, रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, और यहाँ पे हम अपनी कैपेबिलिटीज, अपने पोटेंशियल को डेवलप करते हैं। सो बेसिकली स्टार्टिंग में जो हमने डेफिनेशन देखी थी, उस डेफिनेशन के जो ये 2 पार्ट थे, पहली बात एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कांस्टेंट, ये हमारा नेगेटिव है। सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एज एक्सप्रेस ऑन सेल्फ, ये हमारा पॉजिटिव लिबर्टी में हो गया। क्लियर हो गया? अब लास्ट हमारा बचा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया बच्चों इतना? चलिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इतने अच्छे तरीके से समझाया ना, सेट आउट द गुड रीजन व्हाई फ्रीडम इज एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, दैट इज गुड केस फॉर डिस्कशन। इन्होंने कहा कि जो हमने अभी एक मिनिमम एरिया नॉन इंटरफेयर की बात की कि इस एरिया में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उसमें एक्सप्रेशन है, और अगर इसमें एक्सप्रेशन है, खुद को व्यक्त करने की योग्यता है, तब ऐसे में इस पर किसी भी तरीके से प्रोहिबिशन, किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं किए जा सकते। सो यहां पर वन ऑफ द इशू दैट इज कंसीडर्ड टू बिलोंग द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, और यहां पर हमने देखा था कि एक ऐसा मिनिमम एरिया जहां पर एक व्यक्ति खुद को एक्सप्रेस कर रहा था। अब अगर आपको खुद को एक्सप्रेस करना है और ये एरिया ऐसा है जो कि नॉन इंटरफेयर का है, तब ऐसे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, इस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती, रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड नहीं की जा सकती। समझ गए इस बात को? अब नेक्स्ट देखो बच्चों, इसे हम समझते हैं 4 पॉइंट से, एंड जेएस मिल के अलावा अगर हम वॉल्टेयर की बात करेंगे, वॉल्टेयर ने एक स्टेटमेंट दिया था। वॉल्टेयर ने बहुत ही एग्रेसिवली, हम कहें बहुत ही पैशनेट तरीके से इसको डिफेंड किया था, और इसमें इन्होंने कहा, वॉल्टेयर ने, कि मैं
तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, है ना। वॉल्टेयर का जो कथन है कि तुम जो कहते हो मैं उसको समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे कहने के अधिकार की रक्षा मरते दम तक करूंगा। सो बेसिकली आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से, है ना। सो यहाँ पर वॉल्टेयर का ये स्टेटमेंट, और इन्होंने बहुत ही डीपली एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कमिटेड, बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो कि उसके लिए कमिटेड है। तो यहाँ पर बच्चों जेएस मिल की बात हो गई, है ना। हमने जेएस मिल की बात कर ली कि इन्होंने कहा कि चूंकि ये ऐसा मिनिमम इंटरफेयर का एरिया है जो उस पे की रेस्ट्रिक्शंस जो है वह नहीं लगाए जा सकते। अब देखो यहां पर इन्होंने 4 रीजन बताए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वह आखिर क्यों जरूरी है, अभिव्यक्त करना क्यों जरूरी है। इन्होंने पहला रीजन जो बताया, अब देखो कोई भी बात को सुनना, अब से आप भी अपने विरोधी विचार को सुनना, क्योंकि उसको एक्सप्रेस तो कर रहे तो सुनो तो आखिर वह कह क्या रहा है ना। तो इन्होंने कहा 4 तर्क बताए, और पहली बात इन्होंने कहा नो आइडिया इज कंप्लीटली false. No idea is completely false. कोई भी जो विचार है वह पूरी तरीके से गलत नहीं होता। ये फर्स्ट इनका मतलब एक तर्क था कि क्यों आखिर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, है ना। ये पहला रीजन है। इन्होंने कहा कि कोई भी आइडिया पूरी तरह से गलत नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉइंट होता है जो कि वैलिड पॉइंट होता है, सच उसमें कहीं ना कहीं छुपा होता है। अगर हम अभिव्यक्ति को ही रोक देंगे, एक्सप्रेशन को ही रोक देंगे, तब कैसे हमें वो पॉइंट मिलेगा। सेकंड इन्होंने कहा कि ट्रुथ डज नॉट emerge by itself. है ना। और बेसिकली इन्होंने कहा कि जो सच है वह अपने आप में उत्पन्न नहीं होता। सच कैसे बाहर आता है, जैसे कि आप कोर्ट में देखते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण इसका कोर्ट है। आप देखेंगे कि डिबेट चल रहा है, प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि वास्तव में हुआ क्या था। तो यहां पर क्या है कि ट्रुथ जो है वह अपने आप में कुछ नहीं है। बेसिकली जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज होते हैं, जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, उनके बाद में सच निकलकर सामने आता है। सो यहां पे क्या है, कन्फ्लिक्टिंग ऑफ ओपिनियन व्यू, conflicting of opposite डिफरेंट, और जो अलग अलग आई, अगर आपने रोक दिया पहले ही कि नहीं अभिव्यक्ति ही नहीं होगी, कोई कुछ कहेगा नहीं, तब तो ये चीज अपने आप रुक गई। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, इसके लिए विचारों का संघर्ष बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो कि इसी से जुड़ी है, कहा कि विचारों का संघर्ष केवल पुराने समय में थोड़ी ना जरूरी था, आज भी तो उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड इसमें कहा गया कि कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया, conflict of ideas is valuable not just in the past, केवल पास्ट में नहीं, not just in the past but वैल्यू फॉर ऑल टाइम्स, बट हमेशा इंपॉर्टेंट है, बट वैल्यू फॉर ऑल टाइम, हर समय ये इंपॉर्टेंट है आइडिया, कन्फ्लिक्टिंग ऑफ आइडिया, विचारों का संघर्ष, क्योंकि इसी से सच निकलकर बाहर आएगा, है ना। और लास्ट है इसमें फोर है इसमें लास्ट, वी कैन नॉट श्योर दैट वॉट वी कंसीडर ट्रूथ, आप जिसको सच समझ रहे हैं वो सच हो, ये जरूरी तो नहीं। कंसीडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू, जिसे आप सच समझ रहे हैं वो सच में वो सच है ना। वो झूठ भी तो हो सकता है आप गलत बात को सही समझ रहे हो, तो इसमें किसकी गलती है। तो जब तक आप अभिव्यक्ति को, अगर आप एक्सप्रेशंस, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर इस पे आप किसी भी तरह से प्रतिबंध लगा देते हैं, ये 4 नुकसान आपको हो जाएंगे। और देखो ऐसा होता है कि समटाइम्स क्या होता है, एक समय तक हमने जिस बात को गलत समझा था वो फिर हमारे सामने आती है, या फिर जिस बात को हमने सही समझा था वो हमारे सामने आ रहा है कि नहीं नहीं ये बात तो गलत थी, सच कुछ और है। तब ऐसे में हम क्या देखते हैं बच्चों, कि जिस चीज को हम वास्तव में ट्रू मान रहे थे, ट्रुथ मान रहे थे, वो ट्रुथ था नहीं। ठीक है, क्लियर है, वो ट्रुथ
था नहीं। तब ऐसे में अगर हमने स्टार्टिंग से ही कन्फ्लिक्टिंग ऑफ आइडियाज को रोक दिया, कन्फ्लिक्टिंग और आइडियाज एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक दिया, तब तो हमें सच मिलेगा ही नहीं। जो गलत आप मानते हैं वही मानते रहिए। बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं, अगर हम शुरू में देखें, चाहे हम ज्योग्राफिकल या फिर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो समय के साथ साथ जो प्रिंसिपल्स है, समय के साथ साथ जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वे चेंज होते रहे, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया समझ में इतना। वन ऑफ द इशू दैट इज कंसीडर टू बिलोंग द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेयर, और ये मिनिमम ऑफ एरिया में एक्सप्रेशन आएगा जॉन स्टुअर्ट मिल और वोल्टेयर का स्टेटमेंट कि तुम जो कहते हो मैं उससे सहमति नहीं देता, बट हाँ डेथ होने तक मैं तुम्हारे कहने के अधिकार की रक्षा जो है वह करूंगा। सो 4 बातें आपको याद रखना है। फर्स्ट, नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स। ट्रुथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, बल्कि कंफ्लिक्टिंग ऑफ आइडियाज से आएगा, अपोजिट व्यूज से आएगा, और कंफ्लिक्टिंग आइडिया वैल्यूएबल जितना पास्ट में था उतना प्रेजेंट में। और लास्ट है, वी कैन नॉट श्योर दैट वी कंसीडर ट्रुथ इज एक्चुअली ट्रू। आया समझ में। सो यहां पर देखो मैंने ये स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी है, जैसे कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये स्लाइड है बच्चों, इसको पढ़ लेना है ना। चलिए तो हो गया आपका। अब चलो सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं कि हमने शुरुआत की थी, हमने कहां से शुरू किया था इस क्लास को, फ्रीडम में, बाय सेइंग दैट फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्टेस्ट। वी हैव नो कम ऑफ रियलाइज द फ्रीडम एम्बडीज द कैपेसिटी एंड आवर एबिलिटी टू चॉइसेस, है ना, कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है, हम विकल्प चुनने में सामर्थ हो, हम ऐसे विकल्प चुने, हम उसके परिणाम और जिम्मेदारी भी हमें स्वीकार करनी चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा जो एक एरिया है जिसमें जो कि हम कह सकते हैं कि इनवॉल्युबल है, मतलब और कोई जो है उसमें नहीं आ सकता, ठीक है, नॉन नेगोशिएबल बेसिकली हम कहें, ऐसी फ्रीडम, ऐसा एरिया, लेकिन अगर आप उसमें रह के कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन के लिए कोई और व्यक्ति जो है वह फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये जिम्मेदारी हमें खुद उठानी है। तो अगर हम अपने लिए स्वतंत्रता चाहते हैं, जैसे कि गांधी जी का स्टेटमेंट है कि जैसे कि हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज को कंपेयर करते, तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी ड्यूटीज को ठीक तरीके से फुलफिल करते तो आपको आपके राइट्स मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। तो यहां पर क्या है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता है वह किन डिसीजंस में है, हमारी जो स्वतंत्रता है वह किन बातों में है, तो आप उस स्वतंत्रता को बेशक एंजॉय करो, लेकिन उसके होने वाले जो कंसिक्वेंसेस, जो परिणाम है, उसको भी स्वीकारो। फिर मत बोलो कि नहीं मुझ पे ध्यान नहीं दिया, आपको बताना था मुझे ये बात, मुझे तो पता नहीं था, है ना। तो यहाँ पे इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि स्वतंत्रता का अधिकार के पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए, है ना। तो जब तक देखो, जब तक वह इतने सक्षम और शिक्षित और सारे सब ना हो जाए कि वह खुद से अपने निर्णय ले सके, तब तक माँ बाप उनके डिसीजंस लेते हैं। और ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि 10 साल का बच्चा है वो स्वतंत्र है, ज्यादा स्वतंत्र हो जाएगा तो शायद वो बड़ा भी ना हो पाए, है ना। तो यहां पर क्या है कि अब हम स्वतंत्रता को समझ चुके हैं। चलो खैर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय फ्रीडम एंड इज देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड फ्रीडम फॉर द नेशन। अच्छा एक और इसमें उदाहरण बताया तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल ये है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखते हैं, फ्रीडम ऑफ नेशन। अब देखो जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो है वह राष्ट्रपति भवन में कार्य करता है, लेकिन जब वह वहां से निकाल दिया गया तो वह कह रहा कि नहीं मुझे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसका मतलब ये है कि मैं जो भी बातें मुझे पता है वो सारी बातें मैं बता दूंगा, है ना, बाहर जाके जो भी सिक्योरिटी और बाकी सारी बातें वो सब मैं बता दूंगा। तब क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसके लिए ज्यादा जरूरी है या फिर हमारे नेशन की सिक्योरिटी जरूरी है? वही बात हो गई। जैसे कि आप देखते हैं कि कई जगह पर मीडिया का जाना, है कोई ऑपरेशन चल रहा है या कुछ चल रहा है, वहां पे मीडिया जो है वह 24/7 लाइव दिखा देती है आजकल। तो वो हम भी देख रहे हैं, पुलिस भी वही देख रही है, और उसी से डायरेक्शंस जो है वह आतंकवादी भी ले रहे हैं। तब इस तरह की फ्रीडम, इस तरह की चीजों का नुकसान भी तो होता है। तब यहाँ पर क्या है कि इस पर रिस्ट्रिक्शंस तब लगने चाहिए। तो यहाँ पर प्रेस सेंसरशिप, जैसे कि हम देखेंगे कि एक मूवी बनाई गई थी विडोज पर, विधवाओं पर, और वहां पे एक ऐसी सिटी का नाम था जो कि हमारे लिए एक तीर्थ स्थान के रूप में है, तो उस मूवी को लॉन्च होने से रोका गया, उस मूवी को
और कई मूवीज ऐसी रहती है जिन्हें कि ज्यादा प्रेस सेंसरशिप कहा जाएगा, इनको सेंसरशिप लगाई जाती है प्रेस पर, मीडिया पर, ठीक है, मूवीज पर, ताकि एक तरीके से जो पब्लिक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, वह मेंटेन रहे। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है बेसिकली वह लगाए जाते हैं। तो हम जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। जैसे कि अगर आप ये सोचे कि नहीं हेट स्पीच और बाकी सब के लिए आप स्वतंत्र हैं, तो आप बिल्कुल भी स्वतंत्र उसके लिए नहीं है ना। क्लियर? चलिए, सेकंड है, तो समझ में आया क्या रिलेशनशिप है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी? अच्छा ये देखो, तो नेगेटिव में हमने देखा था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कि एक एरिया था जिसमें कोई आ नहीं सक रहा था, ठीक है, लेकिन इसके बाहर की जो कंडीशंस है जिसमें आपको कैपेसिटी और पोटेंशियल को डेवलप करना है, वो पॉजिटिव हो गया। व्हाट इज मीन बाय सोशल कॉन्स्ट्रक्ट आर कॉन्स्ट्रक्ट ऑन एनी काइंड ऑफ नेसेसरी एंड एंजॉय फ्रीडम? डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कोई भी ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते जहां पर किसी तरह के प्रतिबंध ना हो, है ना। सो जरूरी होता है। और सोशल कॉन्स्टेंट क्या है बताइए? व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट इन अपहोल्डिंग फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन? क्या गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट का क्या रोल है फ्रीडम को मेंटेन करने में? व्हाट इज मीन बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड व्हाट इन योर व्यू वुड बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम? गिव एग्जांपल्स। बताइए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आई होप आप बहुत इजीली इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो हमने आइडिया ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम, क्या सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट की, इनकी बात की, है ना। और इसके बाद हमने देखा कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट, क्यों जरूरी है। जॉन स्टुअर्ट मिल, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग, लिमिट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, एंड फिर उसके बाद हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम फिर एक पॉलिटिकल आइडिया को लेकर आएंगे, दैट इज इक्वालिटी। तो अभी फ्रीडम की बात हो गई, अब हम इसी तरीके से इक्वालिटी को समझेंगे। और ये सारे देखो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पॉल साइंस जो है या राजनीतिक विज्ञान अपना ऑप्शन एज अ ऑप्शन चूज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे आइडियाज जो कि आपको बेसिक के लिए, अपना बेस बनाने के लिए बहुत नेसेसरली होते हैं, इस बुक से आपको मिलेंगे। तो आपको ये पॉलिटिकल थ्योरी के बुक जो है वह कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है। वीडियो को देखिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई पॉइंट ऐसा है जो और भी समझाने की जरूरत है, प्लीज कॉमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।